अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। हमने जैसा कि बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कैलकुलेशंस करनी है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस का फाइंड आउट करना, सिमिलरली ब्रेक इवन एनालिसिस, आपको यह भी बहुत ज़रूरी है कि थोड़ी बहुत फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज का बताओ कि आप इन्वेस्टर्स को या जो लोग आपका आइडिया जज कर रहे हैं या आप किसी से अपना आइडिया कम्युनिकेट खुद कर रहे हैं तो उसको उसकी टर्मिनोलॉजी में समझा सके। हमारा आज का यही टॉपिक है कि ओवरव्यू ऑफ की फाइनेंशियल टर्म्स। अगर फाइनेंशियल टर्म्स की बात की जाए तो सबसे बेसिक जो बात होती है वो ये, दैट इज प्रॉफिट, और उसके साथ ही रिलेटेड होता है लॉस। प्रॉफिट हमारे पास ये होता है कि आपकी जितनी भी आमदनी हुई, जो भी इनफ्लो है, जितनी भी रेवेन्यू आपने जनरेट किया है वो, और जितना आप पे इसके खर्चा हुआ था जो आपने इस पे इनपुट किया है वो, इन दोनों का अगर डिफरेंस ले, यानी कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, जो चीज हमारे पास आएगी अगर तो वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी कि आपको रेवेन्यू ज्यादा हुआ है बनिस्बत इसके जो आपने स्पेंडिंग की, तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। जो आपका रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस है वो पॉजिटिव आ रहा है तो आपके पास प्रॉफिट आ रहा है, और जो नंबर भी होगा दैट इज योर ओवरऑल प्रॉफिट। अगर रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस नेगेटिव आने लग जाए, यानी कि जो आपको आमदन रिसीव हुई है उससे ज्यादा आपके खर्चे हो, तो इसका मतलब है आप लॉस में जा रहे हैं। और यहां पर यह बताना भी इंपॉर्टेंट है कि इट्स ओके फॉर स्टार्टअप्स कि वो स्टार्ट में अपने एग्जैक्टली लॉस में जा रहे हैं। एक स्पेसिफिक काइंड होती है स्टार्टअप्स की जो सिर्फ लॉस में जा रहे होते हैं ओनली फॉर ग्रोथ, उनको कहते हैं लॉस लीडर्स। मगर वो हमारे इस कोर्स के स्कोप और आज की डिस्कशन से टोटली एक डिफरेंट चीज। सो हम एग्जैक्टली उसी पे रहते हैं कि रेवेन्यू और कॉस्ट के डिफरेंस से प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट हो सकते। अब हम एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे एंड दैट इज कि ऐसी जो पॉइंट जहां पे रेवेन्यू और कॉस्ट ये इक्वल हो जाए, यानी कि जितने पैसे आपकी आमदन हो उतना ही आपका खर्चा इनिशियली हुआ था, तो ना आप प्रॉफिट में जाएंगे और ना आप लॉस में जाएंगे क्योंकि इनका डिफरेंस जीरो आ जाएगा। इस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक इवन। हम डिटेल में ब्रेक इवन एनालिसिस कैसे करते हैं, परफॉर्म करेंगे और इस बात को समझेंगे। कॉस्ट के साथ रिलेटेड एक बहुत दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं और उनकी कॉस्ट की बेसिक टाइप्स होती हैं। उनको कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट स्टार्टअप्स या बिजनेसेस के केस में वो कॉस्ट है जो कि लाजमी होती हैं, वो खर्चा आपका होना ही होता है और आपको आइडिया भी होता है कि वो लाजमी होगा। इसकी अगर एग्जांपल लें तो रेंट है हमारे पास कि अगर आपने कोई ऑफिस लिया हुआ है तो उसका रेंट, आपकी चीज़ें सेल हो रही हैं नहीं हो रही, आपके रेवेन्यू टारगेट्स मीट हो रहे हैं नहीं हो रहे, आप प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में, जिन साहब से या आपने जिस भी पार्टी से वो अपनी जगह रेंट पे ली हुई है उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं, उनको 1 से 10 के दरमियान अपना रेंट चाहिए, दैट्स इट। सो आपकी वो एक फिक्स्ड कॉस्ट है जो होगी ही होगी। सिमिलरली अगर आपने लोग अपने साथ एंगेज किए हुए हैं और वो सैलरीज पे किए हुए हैं, उनको जो उजरत आपने देनी है ओवरऑल, उनको जो तनख्वाह आपने देनी है, वो एक फिक्स्ड कॉस्ट है, वो लाजमी ही होगी। वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी सी इससे डिफरेंस होती है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के अंदर यूज होती है, जिसके अंदर आप कंसिडर कर सकते हैं बिजली का बिल होता है, या पैकेजिंग की, या शिपिंग की, या अगर आप अपना जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका रॉ मटेरियल कहीं से खरीद रहे हैं, तो वो वेरिएबल होता है। यानी कि अगर इस मंथ में आपकी फैक्ट्री ने, आपके स्टार्टअप ने, आपके प्रोडक्शन हाउस ने जो चीज़ें प्रोड्यूस की वो लास्ट मंथ से डिफरेंट थी, तो अब आपकी चीज़ें भी डिफरेंट होंगी। सिमिलरली अगर आपने बिजली कम यूज़ की या ज़्यादा यूज़ की तो आपका बिल भी डिफरेंट आएगा। इस कॉस्ट को कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब ये सोलली फाइनेंशियल टर्म्स थी, हम इनसे थोड़ा सा डिफरेंट टर्म्स पे भी बात करते हैं जो चीज़ें एग्जैक्टली यूज होती हैं। उनमें से एक टर्म है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब होता है कि आपका ओवरऑल स्टार्टअप जो है उसकी वर्थ क्या है। अगर आप किसी से कोई बिजनेस बाय आउट करते हैं तो बिजनेसेस की वैल्यूएशन करना, यानी कि ओवरऑल बिजनेस की प्राइस फाइंड आउट करना, ये काफ़ी टफ काम होता है और उसके अंदर काफ़ी हिडन वेरिएबल्स होते हैं। हो सकता है आप कोई बिजनेस बाय कर रहे हो, वो लॉस में हो,
तो फिर तो वो आपको लेना ही नहीं चाहिए, आपको उसको कोई पैसे नहीं देने चाहिए। मगर वहाँ पर जो मशीनरी होगी या जो फैक्ट्री होगी वो हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ब्रांड की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो, अब उसे बोलें यार ये मुझे दे दें, इसको मैं चला लूँगा मगर इसी ब्रांड के साथ, हो सकता है उसी ब्रांड में चल सकता हो। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ओवरऑल लाइसेंसेस जो होते हैं वो अब बनने बंद होते हैं। अगर कोई शख्स आपको उस चीज़ का लाइसेंस ही सेल कर दे तो वो बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। पाकिस्तान में अगर बात करें तो जो शुगर मिल्स हैं उसके न्यू लाइसेंसेस लेना ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल है। लिहाजा जो एग्जिस्टिंग मिल्स थी जो बंद हैं, लोग वही बाय आउट करते हैं बिकॉज देयर आर नो न्यू लाइसेंसेस कमिंग इन। हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आगे समझते हैं कि ऐसी कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं जो ओवरऑल हमें समझनी चाहिए फाइनेंशियल टर्म्स को बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए। उसमें एक टर्म यूज होती है जी, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है कि आप रेवेन्यू के अंदर से डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करते हैं और ओवरऑल जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के अंदर डिलीवरी या पैकेजिंग में चीज़ें यूज होती हैं जिनको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं, वो निकाल लें तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाए। नेट प्रॉफिट ये होता है कि आपके पास अगर आप तमाम तर चीज़ें दे दें, यानी कि आपने टैक्सेस भी जो पे करने थे वो भी ख़त्म हो जाएं, आपने जितने एक्सपेंसेस थे आप उनको निकाल लें, तो फिर आपके पास जो एंड पे फाइनल प्रॉफिट आए, वो जो बिजनेस मेक कर रही हो, उसको नेट प्रॉफिट कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा यही डिफरेंस होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट में इनिशियली आप डायरेक्ट कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं और नेट प्रॉफिट के अंदर आप ओवरऑल तमाम खर्चे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, हिडन, उस सबको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास जो पैसे बचते हैं वो नेट प्रॉफिट होता है। एक और टर्मिनोलॉजी ओवरऑल यूज होती है जो मोस्टली इन्वेस्टर्स के साथ कम्युनिकेट होती है, उसे कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज नोन एज ROI। ROI बेसिकली ये होता है कि आप किसी शख्स को कहते हैं कि अगर आप 1 करोड़ रुपया बैंक में रखेंगे तो आपको उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो 1 लाख रुपया होगा, 10 लाख रुपए होंगे, 7 लाख रुपए होंगे, डिपेंडेंट अपॉन द ड्यूरेशन। हम एग्जांपल लेते हैं 1 साल की और हम इन्वेस्टर को समझाते हैं कि अगर आप 1 करोड़ रुपया बैंक में रखेंगे तो आपको जो इंटरेस्ट रेट्स आएंगे उनके हिसाब से टैक्स माइनस होकर आपको साल के मिल सकते हैं 7 लाख रुपए। तो दैट इज देयर आइडिया ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर यही पैसे आप एग्जैक्टली हमारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे तो हम आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देंगे 25 का। दैट इज आपने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, साल के आपको 25 लाख रुपए हम उसके ऊपर दे सकते हैं। दैट इज द आइडिया ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है या बहुत सारी कम्युलेटिव मनी होती है, वो स्पेसिफिक एक ओवरऑल स्टडी करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि हम अपना पोर्टफोलियो, यानी कि अगर हम फर्नीचर में इन्वेस्ट करें तो कितने पैसे आएंगे, अगर हम गारमेंट्स में इन्वेस्ट करें तो कितने पैसे आएंगे, अगर हम सीमेंट में इन्वेस्ट करें तो कितने पैसे आएंगे, एंड सिमिलरली सो ऑन सो फोर्थ। ये जो इन्वेस्ट और रिटर्न का रेशो होता है इसको कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये टर्मिनोलॉजी आपको इसकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इफ यू आर पिचिंग फॉर इन्वेस्टमेंट टू एन इन्वेस्टर। लास्ट 2 टर्मिनोलॉजीज जो हम अभी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, दे आर वेरी इंटर रिलेटेड। पहली है बर्न रेट। बर्न रेट किसी स्टार्टअप का वो खर्चा होता है वो जो वो लाजमी कर रहा होता है इन ऑर्डर टू सर्वाइव। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा स्टार्टअप है रिलेटेड हेल्थ केयर, तो वो उसका जो अस्पतालों में जाना, जो वो टेक्नोलॉजी के अपने पैसे दे रहा है, जो वो सर्विस की कॉस्ट दे रहा है, जो लोगों को परसीव कर रहा है, जो उसकी स्पेंडिंग, उसको कहते हैं बर्न रेट। वो आपको पता होना चाहिए कि आप कितने पैसे पर मंथ लाजमी ही खर्च कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए या ग्रो करने के लिए या ओवरऑल सिस्टम को चलाने के लिए। बर्न रेट एक खास अमाउंट होती है जो मनी में हो सकती है, जो पैसों के अंदर होती है, जो हमें समझनी चाहिए कि हम अपने एग्जैक्टली अगर बात करें तो हम उसको ओनली जस्ट कंसिडरेशन में कंसिडर करते हैं 3 लाख रुपीज इन एग्जाम्पल, कि हमारे स्टार्टअप में अंदर कम से कम हमें 3 लाख रुपया महीना चाहिए होगा अपने स्टार्टअप में सर्वाइव करने के लिए, तो हमारा बर्न रेट हो जाएगा 3 लाख रुपीज। हमारे पास ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है, जो बैंक लोन है या जो हमारी सेविंग्स थी, जो टोटल पैसे हैं वो है 9 लाख रुपए। मैं रिपीट कर देता हूं, बर्न रेट है हमारा 3 लाख रुपीस पर मंथ और हमारे पास टोटल पैसे हैं 9 लाख रुपीस।
तो हम कितने मंथ्स सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट रेजिंग अनदर इन्वेस्टमेंट? ऑब्वियसली हमारे पास टोटल मनी 9 है और हमारा बर्न रेट है 3, हम 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो विद इन 3 मंथ्स यानी कि 90 डेज ओवरऑल 3 मंथ्स के अंदर अंदर हमारा बर्न खत्म हो जाएगा, हमारा कैश खत्म हो जाएगा, हम सारे पैसे बर्न कर देंगे। ये जो 3 मंथ्स का टाइम है, इस टाइम को कहते हैं रनवे। यानी कि हमारे पास जितने भी पैसे हो, हमारा बर्न ये और हमारे पास रनवे इतना मौजूद है। रनवे आपको प्राइमरीली ये शो करता है कि अगर आप कोई भी चीज़ प्रॉफिट्स में ना कमाएं, कोई भी चीज़ रेवेन्यू में ना लाएं, तो सिंपल जो अभी हालात हैं, आपका सर्वाइवल रेट 3 मंथ्स के लिए गारंटीड है। ये छोटा सा डिफरेंस होता है रनवे में और बर्न रेट के अंदर। ये टर्मिनोलॉजीज भी आपको पता होनी चाहिए जब अगर आप किसी इन्वेस्टर को पिच कर रहे हो, किसी शख्स से अपना आइडिया कम्युनिकेट कर रहे हो, उन्हें बताएं कि जी हमारा बर्न रेट इतना थोड़ा है और वो अच्छी बात है, और हमारा रनवे इतना प्रोलॉन्ग्ड है कि वो इस तरह से वर्किंग करेगा।